बिल असेंट अ डिले एंड द गवर्नर ऑप्शन, विधेयकों पर अनुमति, उनमें विलंब और राज्यपाल के पास क्या है विकल्प। यह है आज का हमारा चर्चा का विषय। इस विषय को मैंने इसे चुना है कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ऐसे राज्य जहां पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, वहां गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। रिसेंटली इसी प्रकार टकराव चर्चा का विषय बना है तमिलनाडु का निट बिल। बेसिकली ये निट बिल समझने से पहले थोड़ा मैं चाहता हूं कि आपको मैं चर्चा करूं कि बिल क्या होता है। बिल किसी भी कानून का एक ड्राफ्ट होता है। जब ये पास हो जाएगा बिल संसद से केंद्र के मामले में, तो ये कानून में परिणत हो जाएगा। इसी प्रकार से राज्य विधानसभा से पास होगा तो ये एक्ट में परिणत होगा। कोई भी बिल के एक्ट बनने की जो यात्रा है, यदि हम स्टेट की बात करें, क्योंकि अब हम तमिलनाडु बात करें, तो ये मामला है कि वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा से उसका पास होना आवश्यक है, तब जाके वो एक्ट में कन्वर्ट होगा। हमें पता है कि विधानसभा के अंदर एक होता है हाउसेस, और हमारे अधिकांश राज्यों में यूनिकैमरल सिस्टम है, बाइकैमरल नहीं है, दो सदनी नहीं है, तो एक हाउस हो गया, दैट इज विधानसभा। और यदि हम साथ में देखें कि साथ में इसके होता है गवर्नर, राज्यपाल। जब किसी बिल को विधानसभा पास कर दे और राज्यपाल भी पास कर दे तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस यात्रा के दौरान हम देखते हैं कि गवर्नर के पास एक से अधिक ऑप्शंस होते हैं उस बिल को लेकर। जैसे हम देखेंगे कि लगभग 4 राज्यपाल के पास ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो अपनी सहमति दें। दूसरा, वो अपनी सहमति ना दें, विरोध कर लें, रोक लें। तीसरा, वो वापस से विधानसभा को पुनर्विचार रिकंसिडरेशन करने के लिए विधेयक को भेज दें। और चौथा होता है कि वो राष्ट्रपति के लिए विधेयक को रिजर्व करें। तो ये 4 ऑप्शंस राज्यपाल के मामले में होते हैं। और यदि हम पार्लियामेंट के मामले देखें तो प्रोसीजर में थोड़ा बदलाव होगा, क्योंकि साथ में हम पढ़ रहे हैं इसको प्रोसेस को, तो बेहतर है कि हम यहीं पे इसको समझ लें। अब यदि हम बात करें केंद्र की पार्लियामेंट मामले, तो वहां पे बिल संसद से पास होना आवश्यक है और उसके बाद वो एक्ट में बदलेगा। और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो ये कि संसद में हमारे यहाँ सदन है, बाइकैमरल है, 2 सदन है, कोई भी एक सदन में आएगा बिल, लोकसभा, फिर उसके बाद राज्यसभा, और देन ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मामले में यदि कोई बिल दोनों से पास हो जाए तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मामले में वहां पे 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला यस, दूसरा नो, और तीसरा कि प्रेसिडेंट भी एक बार पुनर्विचार रिकंसिडरेशन के लिए संसद के सदनों को बोल सकते हैं। यदि रिकंसिडरेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर दोबारा से उसको एज इट पास कर दिया तो फिर उस मामले में उनको सहमति देना होता है। कई लोग बोलते हैं कि भारत में पॉकेट वीटो नामक शब्द भारतीय संविधान में नहीं है। यह गलत समझ है आपकी, पॉकेट वीटो शब्द है ही नहीं कहीं भी। ठीक, यस, नो या रिकंसिडरेशन की बात है। तो ये तो हो गया बिल को लेकर मामला। अब निट का मामला क्या है? निट का मामला ये है कि निट जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल लाया जा रहा है, उसको लेके कई राज्य खुश नहीं है। स्पेशली तमिलनाडु का मानना है कि ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, इससे वो बच्चे जो कोचिंग नहीं करते वो पिछड़ जाएंगे, और ये एग्जाम एक तरफा बायस्ड है, ये फेवर करता है रिच लोगों को जो कोचिंग कर सकते हैं। लगभग तमिलनाडु का मानना है कि 8 करोड़ बच्चे उसके ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे, इसलिए वो अपने जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस एग्जाम से बाहर करने का प्रयास कर रहा है और एंटी निट बिल ला रहा है। और ये बिल जो पहली बार लाया गया था उस पर गवर्नर ने रिकंसिडरेशन कहा गया, फाइनली दोबारा से उन्होंने उसको एज इट इज पास कर दिया और पहुंचा दिया, लेकिन मामला अभी भी इस पे जो है पेंडिंग है कि गवर्नर ने कोई निर्णय नहीं लिया है। आगे हम बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि गवर्नर को लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 154 देखें तो आर्टिकल 154 ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी स्टेट की, कार्यपालिका शक्ति जो होगी स्टेट की, वो निहित होगी, वो स्टेट होगी गवर्नर के अंदर। ठीक, गवर्नर के अंदर। और गवर्नर इस एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल यूज करेंगे वो अपने
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, उनकी सलाह पे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आर्टिकल 154 के अंदर। इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि गवर्नर जो है वो सलाह के आधार पे ही काम करेंगे। ये तो आर्टिकल 154 बोलता है, ठीक। लेकिन कुछ मामलों में गवर्नर पास विवेकाधीन शक्तियां भी हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं, वो हम अलग से समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ याद रखना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कहीं भी विवेकाधीन शक्ति का प्रोविजन नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट गवर्नर के मामले में विवेकाधीन शक्तियां संविधान में लिखी हैं, उनका उल्लेख है। आगे आते हैं, यदि हम थोड़ा और पीछे जाएं, जैसे 1935 का एक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था, और उस एक्ट में जो गवर्नर पद है वहीं से निकल के आया, इसका ओरिजिन वहीं से है। तो वहां हम देखते हैं कि वहां भी गवर्नर की जो भूमिका है उसको बहुत ही सीमित माना गया है, केवल उसे संवैधानिक प्रमुख माना गया है। और वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है प्रोविंस की, उसमें ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, तो उनकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको मेन दायित्व, मेन शक्तियां दी गई थी। यदि हम शमशेर सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आता है कि ये फलाना केस का संबंध किससे है, तो होता है कि प्रीलिम्स में आ जाए कि शमशेर सिंह केस का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे कि रोल ऑफ गवर्नर को डिफाइन करने के लिए, गवर्नर की भूमिका को डिफाइन करने के लिए ये केस आया था 1974 में, ठीक। इस केस में भी एपेक्स कोर्ट ने डिफाइन किया था कि गवर्नर की भूमिका क्या होगी और गवर्नर किस तरह काम करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान सभा में पोजीशन ऑफ गवर्नर को क्लियर किया था, और डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो फंक्शन विच ही कैन डिस्चार्ज बाय हिमसेल्फ। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो फंक्शन विच ही कैन डिस्चार्ज बाय हिमसेल्फ। भारत के संविधान के मुताबिक राज्यपाल के पास ऐसा कोई भूमिका नहीं है जो स्वयं से निभाए। यहाँ पे बाय हिमसेल्फ का मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो करेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ऑन द एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अलावा सरकारिया कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट में गवर्नर की भूमिका को लगभग इसी भाषा में उन्होंने स्पष्ट किया था। और लास्ट में 2016 का नाबम राबिया केस, इसमें भी गवर्नर की भूमिका को स्पष्ट किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गवर्नेंस को लेकर इंडिया में प्रावधान है। आपको इस सब का जिक्र करना है, यदि मेंस का आंसर आता है तो गवर्नर के रोल को लेकर, और बताना है कि क्या क्या किसने उसको डिफाइन किया है। मैंने लगभग सबने एक धारा में माना है कि गवर्नर की जो भूमिका है वो एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स पे ही डिपेंड करती है, ठीक। अब हम आते हैं आर्टिकल 200। मैंने भी थोड़ी पर समझाया आपको कि आर्टिकल 200 में यह कहा गया है कि कोई भी जो बिल आएगा उस पे राष्ट्रपति के पास क्या क्या, गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है। तो मैंने कहा था अभी आपको कि 4 ऑप्शंस हैं, 4 टूल्स हैं, ठीक। और गवर्नर चाहे तो कोई नए अमेंडमेंट को भी सेस कर सकता है, लेकिन ये जो नया अमेंडमेंट है उस पर रिकंसिडर करते समय ये इलेक्टेड गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि वो उसको माने ना माने। यदि वो नहीं मानते हैं, उसको एज पास कर भेज देते हैं, तो फिर राष्ट्रपति के पास अब जो 4 ऑप्शंस थे उसमें से एक ही ऑप्शन बचता है कि उसको अपनी सहमति देनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैन नॉट सर्कुलेट अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ एन ओमिशन। इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 200 में गवर्नर किसी बिल के ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकता है ये तो बताया गया है, लेकिन उसके लिए कोई फिक्स्ड टाइम नहीं एड्रेस है। ऐसा कई लोग आरोप लगाते हैं कि फिक्स्ड टाइम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कोई फिक्स समय की 2 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 3 महीना। लेकिन ऐसी चीज कई चीजों के साथ भी है। जैसे अपन यदि हम देखें एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, तो वहां पे भी स्पीकर तय करेगा कि दल बदल हुआ है कि नहीं, लेकिन वहां पे भी कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। वहां भी डिबेटेबल इशू चल रहा है पिछले कुछ समय से कि भाई कितने समय में होना चाहिए। रिसेंटली भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि एंटी डिफेक्शन के मामलों को 3 महीने के अंदर डिपोज मतलब खत्म कर देना चाहिए, 3 महीने में फैसला होना चाहिए। तो यहां भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस ओमिशन की स्थिति को ही लेकर चले और वो निर्णय ना लें। हमें आर्टिकल 200 समझना पड़ेगा। आर्टिकल 200 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 200 का लव लुभाव ये है कि आपके पास जब बिल आएगा तो आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है, नॉन एक्शन इसमें नहीं है। अभी जो हो रहा है कि कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, ठीक, ये आर्टिकल 200 अलाउ नहीं करता। एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति का कि कभी कभी कोई निर्णय ना निर्णय होता है।
तो यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है, आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। आर्टिकल 200 बोलता है कि निर्णय आपको लेना ही चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में अनडेमोक्रेटिक ऑप्शन बोला गया है जो माननीय गवर्नर वहां पे कर दें इसको लेके। अनडेमोक्रेटिक किन किन कॉन्टेस्ट में वो समझना पड़ेगा। पहला है आपका कि कोई भी जो बिल है बेसिकली वो एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का पार्ट है। भाई विधायी प्रक्रिया है, बिल आया, बिल विधानसभा से पास हुआ और उस विधानसभा में गवर्नर भी आते हैं, ये उनकी कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, ये उनकी लेजिस्लेटिव पावर है। तो यदि कोई कहता है कि एग्जीक्यूटिव के हेड है स्टेट के और वो निर्णय, तो वो स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ये समझ कमजोर दिखाता है कि आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का रोल क्लियर नहीं पता समझ में आ रहा है। दूसरा, क्योंकि हमने अधिकांश हमारी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं ये ब्रिटिश सिस्टम पे बेस्ड हैं, और यदि हम यूके के सिस्टम को देखें तो वहां भी ये साफ कहा गया है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द मोनार्क टू रिफ्यूज टू असेंट टू अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो ये यूके में भी क्लियर है कि ये असंवैधानिक है किसी राजा के द्वारा संविधान के द्वारा पारित किसी विधेयक को रोक देना, सहमति ना देना। लगभग ऐसी व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे लास्ट आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 ये कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर is not answerable to any court for anything done in the exercise and performance of their power and duties। ठीक, और यहाँ पे भी गवर्नर को छूट दी गई है कि वो कोई कर्तव्य करते हैं तो उसके लिए वो कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे। तो जब ये सब चीजें दी हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। आई होप कि आपको इस डिस्कशन से गवर्नर की भूमिका, डिले के जो प्रोविजंस हैं और क्या उसके किसी बिल को लेके एक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। धन्यवाद।